हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल आप लोगों के। तो जैसा आप लोगों को मैंने कहा था कि सीए फाउंडेशन की जो तैयारी है लॉ की, वो हम लोग मिलकर के साथ में करने वाले हैं। और बस सब एग्जाम्स आप लोगों के एकदम नजदीक आ चुके हैं। बहुत जल्दी आप लोग अपनी अकाउंट्स की तैयारी के अंदर लग जाओगे। लेकिन उससे पहले पहले लॉ का एक बढ़िया सा हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस रिवीजन लगा लेते हैं, जहां सारे एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनके ऊपर आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं पूरा डिटेल में। हम लोग आंसर्स पे भी यहां पे बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से हमेशा की तरह बगैर आपका समय गवाए हम लोग सीधा सीधा सा स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, एक चीज आपको जरूर बता दूं कि इन क्वेश्चंस के अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। सेम इसी तरह से जो रिवीजन वीडियोस हैं, यानी कि आप अगर पूरा एक्ट रिवाइज करना चाह रहे हैं विद शॉर्ट नोट्स, तो वो भी आपको वीडियोस इसी चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक जो है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो आप वहां से चीजों को रिवाइज भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। चलिए जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, Rahul goes to supermarket to buy a washing machine. He select a branded washing machine having a price tag of 15,000 after a discount of rupees 3,000. Rahul reaches a cash counter for making the payment, but cashier says, "Sorry sir, the discount was up to yesterday. There is no discount from today, hence you have to pay 80,000." राहुल गॉट एंग्री एंड इंसिस्ट फॉर 15,000। अब आपको रीजन के साथ में बताना है कि क्या राहुल यहाँ पे 15,000 में सेल करने के लिए इन्फोर्स कर सकता है क्या। अब बच्चों यहाँ पे बहुत सीधा पॉइंट है कि आप लोग को देखते ही क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कैशियर की बात हो रही है और इट इज अ मैटर ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, है ना। क्योंकि जहां डिस्प्ले है इस तरह की चीजें सब इन्विटेशन टू ऑफर में आती है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आंसर लिखने का बढ़िया तरीका, सबसे पहले इन्विटेशन टू ऑफर का जो पार्ट है उसको बढ़िया तरीके से यहां आप लोग को एक्सप्लेन कर देना चाहिए। फिर उसके बाद हमेशा की तरह क्वेश्चन का थोड़ा सा समरी डालिए सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट हमारा जो है फाइनल आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ अवर प्रोविजन, प्राइस टैग विद वॉशिंग मशीन जो है ऑफर नहीं होता है, इट इज मियरली एन इन्विटेशन टू ऑफर, है ना। एंड हेंस इट इज राहुल हु मेक द ऑफर। और अभी सुपरमार्केट की इच्छा पे है, सेल करना चाहे नहीं करना चाहे, और उन्होंने अगर रिजेक्ट कर दिया है तो राहुल उनको फोर्स नहीं कर सकता है सेल करने के लिए। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस ही हैज अराइव्ड। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भी इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो एंटीसिपेटरी का मीनिंग हमको देना चाहिए, और मीनिंग यहीं से निकल करके आ जाएगा जो आपको यहाँ पे दे रखा है, वो सेम टू सेम एज इट इज लाइंस को कॉपी मारिए, क्योंकि यहाँ तक की लाइंस तो होगी वो है ना। और इसके इफेक्ट्स में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, दो इफेक्ट्स हमको मेनली फोकस करना है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे सेक्शन 39 को भी फोकस किया है, लेकिन हम लोग सीधा सीधा सा एंटीसिपेटरी ब्रीच के इफेक्ट्स पर आ सकते हैं, जहां आइदर पार्टी जो है या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करेगी इमीडिएटली और सूट फाइल करेगी, या वेट करेगी टिल डेट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को स्टिल ऑपरेटिव रखेगी और फाइनल डेट का वेट करेगी। तो जैसा वो करना चाहे वैसा कर सकती है। तो यहाँ आपको पूरा एंटीसिपेटरी ब्रीच को समझा देना चाहिए। अब हम सोचे इधर सेक्शन 39 क्यों दिया है यहाँ पे। 39 वाला जो अपना पोर्शन है कि व्हेन ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज टू परफॉर्म, या अपने आप को डिसेबल करता है, तो अब दूसरी पार्टी के ऊपर है कि चाहे तो वो कंटिन्यू करे चाहे तो कैंसिल करे। तो वही चीज हो गया कि भाई अगर उसने ड्यू डेट से पहले ही मना कर दिया है तो हमारी चॉइस पे है, चाहे तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहें, हाँ जो हम लोग को सिंगर वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को उसी वक्त कैंसिल करके सूट फाइल कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रोहन is running a grocery store in Delhi. He sells his grocery business including goodwill 1 lakh में रोहित को for a sum of rupees 5 lakh. After the sale of goodwill, Rohit made an agreement with Rohan. As per agreement, Rohan is not to open another grocery store, same kind of business in the whole of India, और वो भी next 10 year के लिए. However, Rohan open another store in the same city. 2 महीना बाद ही उसने खोल दिया, तो क्या राइट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, ये पूछा है रोहित को। तो देखो रोहित को यहाँ पे ये राइट्स तो मिलने वाले नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानते हो पॉइंट आएगा हमारा रेस्ट्रेंट टू ट्रेड का, बराबर। बहुत सिंपल सी हमारी बात है। और जहां तक आप लोग सेक्शन 27 हमारा काम करता है, इसके अंदर रेस्ट्रेंट टू मैरिज और उसके बाद रेस्ट्रेंट टू ट्रेड आपने पढ़ा हुआ है। तो वहां पे सेल ऑफ गुडविल के अंदर हम लोग ऐसा रेस्ट्रिक्शन का एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक रीजनेबल होना चाहिए। अब आप होल ऑफ इंडिया कह रहे हो, अगले 10 साल के लिए कह रहे हो, तो भाई सीधा सीधा सा अनरीजनेबल लग रहा है। जैसा मैंने आपको कहा सेक्शन 27 का हमारा क्वेश्चन जाएगा, हाँ एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एग्रीमेंट्स के अंदर आप लोग इसको पढ़ते हो। तो जहां पे भी अगर अपने को रेस्ट्रिक्शन लगाना भी है तो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। वेयर द रेस्ट्रेंट इज टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस, ठीक है,
या आप रेस्ट्रिक्शन लगाते हो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के लिए या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो ये सब चीजें हमारे यहाँ पे बिल्कुल बराबर तरीके से चल जाएंगे। लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है, ऐसा अगर कोई भी एग्रीमेंट आप लोगों ने किया जो अनरीजनेबल नेचर का है तो वो एब्सोल्युटली वॉइड जाने वाला है, कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इन द गिवन केस रोहन has sold the goodwill and there is restraint for not carrying on business grocery store। अब ये रेस्ट्रिक्शन आपने लगाया कि देखिए अनरीजनेबल वर्ड हमारा यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि लॉ यही कहता है कि भैया लगाओ तो सही लेकिन रीजनेबल नेचर का होना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये पूरा आप लोग समझाएंगे और बिल्कुल ये वॉइड एग्रीमेंट है, तो अगर उसने चालू कर भी दिया तो अपने पास उसके अगेंस्ट में कोई राइट नहीं है सूट फाइल करने के, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। हाँ, सेक्शन 15 के हिसाब से आपको कोर्जन समझा देना है। ठीक है, कि कोर्जन का मीनिंग आप लोग सिंपल समझा देंगे। हाँ, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। और सेकंड नंबर हमारा जो है अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ या थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, ये अपने को मेनली लिख देना है। इसके इफेक्ट्स वगैरह आप लोग समझा सकते हो, सेक्शन 19 के अंदर आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनता है और पार्टीज अगर चाहे तो इसमें हम लोग मतलब कोई रीस्टोर द बेनिफिट्स आपको करने पड़ेंगे इसके अंदर, कोर्जन के अंदर, सीधी सी बात है। ये अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट पे आता है बच्चों, मिस्टर शेखर वांट्स टू सेल हिज कार फॉर दिस पर्पस ही अपॉइंट मिस्टर नादान माइनर एज हिज एजेंट। मिस्टर शेखर इंस्ट्रक्ट नादान दैट कार शुड नॉट बी सोल्ड प्राइस लेस देन 1 लाख रुपीस, है ना। अब ये ध्यान रखिएगा, सोगा का क्वेश्चन नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का है। मिस्टर नादान इग्नोर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर शेखर और उसने कार को 80,000 के अंदर ही बेच दिया। अब यहाँ लीगल पोजीशन पूछा है। सबसे पहले तो क्या शेखर अपना लॉस नादान से रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग सेक्शन 11 माइनर के साथ हमारा एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड होगा। और माइनर जो है वो एक्ट एज एन एजेंट काम तो करता है लेकिन हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, ये अपने को ध्यान में रखना है। और क्या ये कार अपनी रिकवर कर पाएगा? क्या ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी मर्केंटाइल एजेंट, बच्चों ये सोगा का पॉइंट है अपना, है ना। तो यहाँ पे भी यूज होगा कि एक बार अगर मर्केंटाइल एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल कर दिया और लेने वाले ने गुड फेथ में ले लिया तो भैया ओनरशिप तो गया। ठीक है, तो ये हमने समझा दिया पहले तो सेक्शन 11 का। फिर देखिए, सबसे पहले आया कि बिटवीन शेखर और नादान के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, लेकिन नादान जो है वो नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट। तो 20,000 तो आप रिकवर नहीं कर सकते, ये ऑलवेज बेनिफिशियरी होता ही है। अब जहां तक मासूम की बात है तो उसने गुड टाइटल ले लिए, यहाँ पे अपना आप सोगा वाली लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो। और शेखर जो है वो कैन नॉट रिकवर इस कार फ्रॉम मासूम, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का लाइन ही टाइटल वाला जो था, मर्केंटाइल एजेंट से परचेस करेगा तो ही कैर से गुड टाइटल आप चाहें तो लगा सकते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। हमेशा की तरह ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कॉमन से हमारा क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। और जैसा क्लास में भी मैं आपने डिस्कस करता हूँ, लगभग सबने, आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो भी यहाँ देख रहे होंगे सबने ये क्वेश्चन जरूर किया होगा। जब भी आप इसके आंसर को लिखें तो मैंने एक तरीका आपको बताया था, 2 पार्ट में आप आंसर को चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, पहला सेंटेंस समझा दो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दे देना चाहिए। और डेफिनेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि भी एग्रीमेंट इज अ प्री रिक्वायरमेंट है फॉर एंटर होने के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो कह सकते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। बट एग्रीमेंट्स के वाले टाइप जो है वो सोशल है, मॉरल है, रिलीजियस है, या सोशल, मॉरल, डोमेस्टिक एंड ओनली कमर्शियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सो वी कैन से ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा आपको समझा देना चाहिए, है ना। प्री रिक्विजिट एग्रीमेंट है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एग्रीमेंट तो पहले चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने किया हुआ है, हमारे बुक में भी है। शंभू दयाल ने अपना सेल्फ सर्विस सिस्टम शुरू किया, श्रीमती प्रकाश एंटर होती है, अगेन इनविटेशन टू ऑफर का हमारा पॉइंट है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टुक अ बास्केट एंड आफ्टर टेकिंग आर्टिकल ऑफ हर चॉइस, बास्केट में लिया, कैशियर के पास गए, कैशियर ने पैसा लेने से मना कर दिया। क्या यहाँ पे जो ओनर है शंभू दयाल, हम उसको फोर्स कर सकते हैं क्या, कंप्लीटेड कर सकते हैं क्या बेचने के लिए? वो नहीं कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इट इज अ मैटर ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। चलिए जी, यहां लिखा है बच्चों, मिस्टर मुरली ओज पेमेंट ऑफ 3 बिल टू मिस्टर गिरधारी एज ऑन 31 मार्च 2020। एक चेक जो है, एक बिल जो है वो 12/1/20 का है और जो मई 2016 के अंदर ड्यू है, ये 20 की बात हो रही है। एक 5650 का है जो अगस्त 18 का ड्यू है, एक 9680 है जो 2019 का है। और 1 अप्रैल को 2 चेक से पेमेंट हुआ है। अब ये 2 चेक पूरे तो नहीं पड़ रहे हैं, तो अपने को समझ जाना चाहिए कि इट इज अ मैटर ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, है ना। 59, 60, 61 परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग इस पॉइंट को पढ़ते हैं। तो रूल ये कहता है, सबसे पहला रूल कि भाई कोई एक्सप्रेस डायरेक्शन है तो अच्छी बात है, नहीं तो इम्प्लाइड। अब इम्प्लाइड कैसे होता है? अगर कोई अमाउंट मैच कर रहा हो, जैसे पहला चेक 9680 का है तो ये अमाउंट भी 9680 का तीसरा वाला मैच कर रहा है, भले ही लेट है लेकिन इससे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, पहला तो गया। अब
15,000 जो दिए हैं, बट ऑब्वियस है उसमें कुछ नहीं बोला है, तो क्रेडिटर का चॉइस होगा। और ऐसे में वो टाइम बार डेट भी एडजस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो 12,120 एडजस्ट करेगा, और जो बचा हुआ अमाउंट उसका रहेगा 15,000 में से लेस करने के बाद वो 5650 में से एडजस्ट कर लेगा। तो बच्चों सबसे पहले तो रेसिप्रोकल के जो मैंने रूल्स बताए स्टार्टिंग के अंदर, तो ये सारे रूल आपको लिख देने चाहिए। फिर लिखने के बाद सीधा सीधा सा आप करेंगे 2 पेमेंट्स दिए, 1 चेक वाज एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ बिल ड्रॉन, है ना। तो क्लियरली अंडरस्टूड है कि वहां से एडजस्ट कर लेंगे। तो 9680 तो एडजस्ट हो गया। अब 15,000 का है वो हम लोग सबसे पहले लॉफुल डेप, भले टाइम बार डेप क्यों नहीं हो, वहां से एडजस्ट करेंगे। तो हमने पहले 12,120 एडजस्ट कर लिया, और बचा हुआ जो हमारा अमाउंट है वो हम लोग जो पीछे बचा हुआ अमाउंट है अगस्त 18 वाला 5650 वाला था ना, ये हम इससे एडजस्ट कर लेंगे। बाकी बचा हुआ पेमेंट बैलेंस में फिलहाल रहेगा, ये अपने को आंसर में लिखना चाहिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पूछा है बच्चों, एक्सप्लेन द टर्म क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग 4 पॉइंट बता देते हैं। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी भी दिस इज नॉट ए फॉर्मल एग्रीमेंट एंटर्ड बाय द पार्टीज, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी and it is imposed by the law and no one have right to take benefit at the cost of other। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को समझा देने चाहिए। ये देखिए 4 पॉइंट इन्होंने दे के भी रखे, तो बढ़िया तरीके से आप इसको समझा सकते हो। टाइप साइज से ही पूछिए, क्वालिटीज वगैरह पूछिए, तो प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट की तरह से बनेगा, ध्यान रखेंगे। फिर इन्होंने बोला ए एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट ही सेल्स हिज हाउस फॉर 10 lakh टू बी। Further, they both sign an agreement that if B uses the house for gambling purpose, क्या बात है, गैम्बलिंग के लिए अगर यूज किया तो B को पे करना पड़ेगा 50,000 रुपया, ओके, फॉर इट। बेच रहा है लेकिन अगर गैम्बलिंग हाउस के लिए यूज करोगे तो 50,000 देना पड़ेगा। B एग्री भी हो गया। However, आफ्टर ईयर ऑफ सेल B ने वहां पे गैम्बलिंग बिजनेस चालू कर दिया। क्या ए यहाँ पे 50,000 का डिमांड कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है बच्चे लोगों? बहुत सीधी सी बात है, हाँ, सेक्शन 24 से भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन पार्ट इज लीगल एंड अनदर पार्ट इज लीगल, तो लीगल पार्ट बिकम्स वैलिड, इलीगल पार्ट बिकम्स वॉइड, हमारा वो हो जाएगा। और गैम्बलिंग वाला हम लोग सेक्शन नंबर 57 में भी हमने इस तरह का एक पॉइंट पढ़ा हुआ है, आई थिंक, तो वहां से भी अपन इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो 10 लाख वाला था वो वैलिड और एनफोर्सेबल है, लेकिन 50,000 वाला जो है वो इलीगल और वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अनएनफोर्सेबल बाय लॉ है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीमा वाज रनिंग अ बुटीक इन न्यू दिल्ली, शी हैज टू डिलीवर सम क्लोथ टू हर फ्रेंड किरण हु वाज पुटिंग अप एन एग्जीबिशन एट मुंबई। सीमा डिलीवर्ड द sewing machine and some cloth to railway company to be delivered at a place where the exhibition was to be held. Seema expected to earn an exceptional profit from the sale made at exhibition, बराबर वो चाह रही है वहां पे अच्छा पैसा कमाऊंगी। She did not bring this fact to the notice of railway, लेकिन आपने रेलवे को ये चीज नहीं बताई है। The goods were delivered at the place after the exhibition खत्म होने के बाद पहुंचा, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेलवे के साथ हुआ ही है। अब हमने पूछा है कि क्या सीमा अपने लॉस ऑफ प्रॉफिट को रिकवर कर सकती है क्या बच्चों? 73 से 75, मतलब डैमेजेस कैलकुलेशन में आप लोग सब जानते हो, जो ऑर्डिनरी डैमेजेस होगा लॉस का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो रिकवर कर सकते हो, लेकिन स्पेशल डैमेजेस तभी रिकवर होते हैं व्हेन पार्टीज हैव नॉलेज अबाउट द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस एट द टाइम ऑफ एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और वो अगर नहीं बताए तो भैया रिकवर करने का राइट अपने को नहीं है। तो पूरा अपने ने समझा दिया। देखिए, हाँ, हेनले वर्सेस बैक्सले वाला केस भी आप नाम डाल सकते हैं, और डिफेंडेंट शैल हैव लायबल फॉर लॉसेस दैट नेचुरली अराइज, है ना, जो ऑर्डिनरी डैमेजेस है। हम अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस आप तभी ले सकते हैं जब पार्टीज को इस बारे में नॉलेज हो। इफ नो स्पेशल नोटिस इज गिवन तो एग्री पार्टी कैन क्लेम ओनली ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल आप रिकवर नहीं कर सकते हो। तो फाइनली आंसर हमारा ये है कि वो आप लॉस ऑफ प्रॉफिट तो अपना रिकवर नहीं कर पाओगे, ये अपने को मेनली बच्चों ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंदन was suffering from some disease and was in a great pain. He went to Dr. Junjunwala, whose consultation fees is 300. Doctor agreed to treat him, but on the condition that Chandan has to sign a promissory note of 5,000 payable to doctor. क्या हुआ? 5,000 रुपया डॉक्टर को देगा। चंदन ने साइन कर दिया, प्रमोसरी नोट को डॉक्टर को दे दिया, और डिजीज रिकवर होने के बाद चंदन ने पैसा देने से मना कर दिया। समझदार बंदा था, खोपड़ी बंदा था, है ना, पहले साइन कर दिया। मैंने आपको कहा भी था क्लास में, मैं कई बार बोलता हूँ कि ऐसा तुमको एकदम हीरो माफिक नहीं करना है कि उसी वक्त मना कर दोगे, अरे नहीं हम तो नहीं साइन करेंगे। कर दो ना रे भाई, अभी डॉक्टर से इलाज तो होने दो, बढ़िया इलाज जब हो जाए पैसा देने से मना कर दो, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि ये चीज एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा, सॉरी वॉइडेबल हो जाएगा। मींस यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज हुआ है, आपको सिर्फ बोलना है, प्रूव करने का काम बेचारा डॉक्टर करेगा कि नहीं यूज किया, और पैसा देने का जरूरत भी पड़ने वाला नहीं है। तो बहुत सीधा सा कंसेप्ट हो गया। सेक्शन 16 हमारा क्लियर है।
अनड्यू इन्फ्लुएंस का पूरा पॉइंट आप लिख देंगे, रियल और अपरेंट अथॉरिटी आपको मैंने बताया हुआ है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वाली लाइन, और जहां पे मेंटल वो चौथा वाला भी लिखना चाहे अनकंसिस्टेबल बार्गेन तो लिख सकते हैं, अदरवाइज थर्ड पॉइंट भी अच्छा है और ये इसी में जा भी रहा है, फर्स्ट में भी जा रहा है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप भी होता है डॉक्टर और पेशेंट का, है ना। फिर सेक्शन 19A प्रोवाइड्स दैट व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो एग्रीमेंट इज वॉइडेबल, अपने को पता ही अच्छी तरह से, और एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड, एब्सोल्युटली कैंसिल हो सकता है, और बेनिफिट कोर्ट वापस रिटर्न करने के लिए बोल सकती है। यहाँ पे बहुत सीधा सा है, चंदन ने साइन भले ही किया लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस वहां पे था, तो डॉक्टर झुनझुनवाला कैन नॉट रिकवर द अमाउंट ऑन प्रमोजरी नोट, बराबर कि नॉर्मल कंसल्टेशन फीस से ज्यादा आप नहीं ले सकते, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। Mr. Asim is a learned advocate. His car was stolen from his house. He gave an advertisement in newspaper that he will give the reward of 10,000 who will give the information about his car. क्या बात है भाई, 10,000 रुपया देने वाला है, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन अपने को क्या लग रहा है, रिवॉर्ड वाला क्वेश्चन तो जनरल ऑफर की तरह लग रहा है। Mr. Vikram read the advertisement and on making some efforts got the stolen car and informed Asim. Asim found his car but denying give reward of 10,000 to Mr. Vikram with the words that advertisement का जो न्यूज़पेपर होता है वो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ऑफर होता ही नहीं है। सेम अपना कार्निल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी का कंसेप्ट हो गया, हेंस ही इज नॉट लायबल टू मेक द रिवॉर्ड, बराबर। हम इन्विटेशन टू ऑफर इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ऑफर, अपने को पता है, हम लोग को पता है कि जो भी कोटेशंस, मेन्यू कार्ड, प्राइस टैग्स, इसमें इन्विटेशन होता है, ऑफर नहीं होते। लेकिन जहां पे आपने कोई अवार्ड डिक्लेयर कर दिया है ना, आपने को ये भी बताया कि दीज आर मियरली इन्विटेशन, पब्लिक होता है, पहले इन्विटेशन को अपने समझाया है, और एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन जो है वो कोई भी किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं करती। बट देयर इज एन एक्सेप्शन वेयर एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर इज मेड फॉर रिवॉर्ड, इट इज द मैटर ऑफ जनरल ऑफर टू द पब्लिक, जैसा आपको मैंने बताया भी था कि ये मैटर जनरल ऑफर का होगा और इसीलिए यहाँ पे 10,000 रुपए का क्लेम बनता है भाई, ये आप लोग को आंसर में लिखना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट पे आए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने अपने नोट्स में भी किए हैं। मिस्टर सिंघानिया एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर सोनू टू सिंग इन हिज होटल फॉर 6 वीक्स ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे। मिस्टर सिंघानिया प्रॉमिस्ड टू पे 20,000 फॉर एवरी परफॉर्मेंस, ठीक है। मिस्टर सोनू परफॉर्म फॉर 2 वीक्स बट ऑन थर्ड वीक हिज हेल्थ कंडीशन वाज वेरी बैड, सो ही डिड नॉट कम टू सिंग। सिंघानिया टर्मिनेट, उसने टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, और आपको ये बताना है क्या सिंघानिया टर्मिनेट कर सकता था, और क्या आंसर अगर होगा कि सोनू 4th वीक में आ जाता और सिंघानिया उसको अलाउ कर देता, तो वो तो अपनी चॉइस पे आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। सेक्शन 39 यूज करना चाहिए अपने को इसके अंदर, हालांकि ऐसे ने कई जगह सेक्शन 40 यूज कर लिया लेकिन जॉइंट प्रॉमिस वाला, लेकिन नहीं, 39 इज मैटर, मतलब 39 ही लग रहा है। व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस सोनू सेंड मिस्टर मीका ऑन हिज प्लेस इन द थर्ड वीक और सिंघानिया उसको अलाउ कर देता परफॉर्म करने के लिए विदाउट सेइंग एनीथिंग। 3 सिचुएशन है बच्चों, क्लियर है। इफ इट अपीयर फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वाज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी प्रॉमिस कंटेन इन शुड बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, सच प्रॉमिस मस्ट बी, अच्छा सेक्शन 40 इसलिए लिया है, मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर, मतलब ऐसे मैटर ये इस वजह से लिया है। तो अब मेरा ये सजेशन रहेगा कि एक तो सेक्शन 39 जरूर लगाओ, वो तो लगाना ही है, ठीक है। साथ में 40 इसलिए लगाया कि जब भी पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है और पर्सन का इंटेंशन ये है कि ओनली परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, तो फिर वही करेगा। लेकिन बाई चांस अगर थर्ड पार्टी ने परफॉर्म कर दिया और प्रॉमिसर ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, प्रॉमिस ही एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द थर्ड पर्सन, मैंने पढ़ा हुआ है, तो उस केस के अंदर चलेगा, हमको क्या दिक्कत है, बाद में मना नहीं कर सकता है प्रॉमिसर को कि तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा। याद करिए अपने क्वेश्चन किया था, हाँ 10,000 रुपए का उसने माल उधार पे लिया तो उसकी जगह पे उसके फ्रेंड ने पे कर दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर लिए, तो फिर आप इसको बाउंड नहीं कर सकते। तो पहला पार्ट ये कहता है कि मिस्टर सोनू कुड नॉट परफॉर्म एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो सिंघानिया चाहे तो कैंसिल कर सकता है, 39 कहती है कर सकते हो। सेकेंड सिचुएशन में लिखा हुआ था कि आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर दो, आया लेकिन आपने मना नहीं किया तो आपने एसेंट दे दिया, इसका मतलब बाद में टर्मिनेट करने का राइट नहीं है, आप डैमेजेस मांग सकते हो। अब मिस्टर सिंघानिया अगर मीका को अलाउ कर देते हैं विदाउट सेइंग एनीथिंग, तो इसका मतलब हो गया कि आपने थर्ड पार्टी का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन या डैमेजेस वगैरह के लिए केस नहीं कर पाओगे, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। मिस्टर एस है, एज 58 ईयर है, एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ही वाज गोइंग टू रिटायर आफ्टर 2 इयर्स। मिस्टर डी उसको प्रपोजल देता है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो और डी कैन बी अपॉइंटेड, डी उसकी जगह पे आना चाह रहा है, डी उसको 10 लाख रुपया ऑफर करता है,
कि रिटायर हो जाओ, 10 लाख ले लो। मिस्टर एस ने पहली बार में तो मना कर दिया, लेकिन लालच भैया बहुत बुरी बला होती है। बाद में उसने क्या इवोल्यूशन निकाला कि जितना पैसा उसको भी मिलने वाला है बचे हुए टाइम के अंदर, है ना, क्योंकि 2 साल के अंदर तो रिटायर हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा पैसा उसको जो है वो मिलने वाला है इससे, 10 लाख रुपए ज्यादा है 2 साल के रेम्यूनरेशन से। सो ही एग्री टू रिसीव द कंसिडरेशन और एक्सेप्ट कर लेता है कि वो रिटायरमेंट ले लेगा, पहले रिटायरमेंट वॉलंटरी में चला जाएगा। वेदर द अबव एग्रीमेंट इज वैलिड, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। सेक्शन 23 अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। हाँ, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज आप लोग लगाएंगे इसके अंदर बढ़िया सा पॉइंट। तो सबसे पहले हमेशा की तरह तो आपको मैंने बोला ही है, अनलॉफुल वाला पॉइंट लिखना ही है। फिर उसके बाद में अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी डाल सकते हो, क्योंकि उसी का पार्ट है हमारा ये। और ये हमारा हो गया, देखो ट्रैफिकिंग हो गया, पब्लिक पोस्ट को आप परचेज कर रहे हो पैसे दे करके, तो लॉ कहता है एब्सोल्युटली वॉइड जाएगा, वो एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, इट इज वॉइड। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला वर्ड भी आ गया, जो आपको मैं हमेशा कहता आया हूँ, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। Mr. B makes a proposal to Mr. S by post to sell his house at 10 lakh and posted the letter on 10th April 2020। ठीक है भी बढ़िया, लेटर भी पोस्ट कर दिया। द लेटर रीचेस 12th अप्रैल को लेटर पहुंचा है, ही रीड द लेटर, लेकिन पढ़ा 13 तारीख को। बच्चों याद आया, मैंने आपको कहा था कि कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए रीड का डेट अलग ले लेंगे, तो ये हमारा ऑफर का कम्युनिकेशन माना जाएगा। ठीक है, तो विच डेट द ऑफर मेड टू बी इज कंप्लीट, 13 अप्रैल हो गई हमारी डेट इसकी, तो 13th अप्रैल। फिर आगे इन्होंने बोला है कि मिस्टर एम जो है वो सेंड इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 16 अप्रैल को उन्होंने भेजा, तो यहाँ पे 20 अप्रैल को उसको मिल गया। ठीक है, 17 को उसने अपना माइंडसेट चेंज किया, टेलीग्राम उसने भेज दिया, टेलीग्राम 19 को मिल गया। तो भाई एक्सेप्टेंस से पहले अगर टेलीग्राम मिल जाए एक रिवोक का, तो रिवोकेशन वैलिड हो जाएगा, बहुत सीधी सी बात है। तो व्हाट वुड बी अगर दोनों साथ में पहुंचते, बच्चों आपको पता ही है, जो पहले पढ़ा वो वैलिड है। नॉर्मली टेलीग्राम कॉमन मैन पहले पढ़ता है, सेक्शन 4 के हिसाब से अपने रूल समझा देने चाहिए। और ऑफर का कम्युनिकेशन व्हेन कम्स इनटू नॉलेज ऑफ द ऑफरी, और रिवोकेशन आप कर सकते हो हाँ बिफोर पोस्टिंग द लेटर, कभी भी, सॉरी रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है ना, तो बिफोर एक्सेप्टेंस कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरर आप कभी भी रिवोक कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने समझा दिया, ये देखिए। और रीड 13 अप्रैल को किया है, तो ये कंप्लीट देखो, ऑफर जो है वो 13 अप्रैल को कंप्लीट मानी जाएगी। सेकेंड नंबर पार्ट है, अगर रिवोक करना चाह रहे हो तो जब प्रपोजर के अगेंस्ट में कंप्लीट हो उससे पहले पहले, है ना, या सीधा सीधा सा उससे पहले नहीं है, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर, और अगेंस्ट द एक्सेप्टेड तब होती है जब लेटर जो है वो प्रपोजर को मिल जाएगा, और उससे पहले पहले आप रिवोक कर सकते हो, ये अपने को रूल अच्छी तरह से पता है। तो अगर जो पहले हुआ वो वैलिड है, बहुत सीधा सीधा सा अपने को दिखा देना चाहिए आंसर के अंदर। तो ये देखो आपका सेकेंड पार्ट जो है, वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस अपने को बताना था, तो हमारे हिसाब से रिवोकेशन अगर पहले पहुंच गया तो एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड नहीं होगी। दोनों साथ अगर पहुंच जाए तो जो पहले पड़ा वो वैलिड हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। रीच अगर टुगेदर है तो रिवोकेशन आल्सो वुड हैव एब्सोल्यूट, एज पर लॉ एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सिंस अगर रिवोकेशन बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होता है तो फिर वो वैलिड होगा, और वो पहले पढ़ लिया तो वो वैलिड हो जाएगा, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जी, फिर आता है द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अपने को पता ही है बच्चों, 7 एक्सेप्शंस इसके तुमको पता है, वो सारे लिखने हैं। नेचुरल और अफेक्शन, हालांकि प्रीवियस पेपर में इनमें से 2 पर क्वेश्चन आ चुका था, टाइम बाय डेप्थ पे और नेचुरल और अफेक्शन पे, तो आने के चांसेस कम है। उससे पहले जून अटेम्प्ट के अंदर ये पूरा एज इट इज क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया था। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड और वॉइड। समझना, नंबर 1, a clause in a contract provided that no action should be brought upon in case of breach, section 28 restraint of legal proceeding, ऐसा एग्रीमेंट करना हो जाएगा एब्सोल्युटली वॉइड, अपने को ध्यान में रखना है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, एग्रीमेंट इज वॉइड। where two court have jurisdiction to try a suit, और एग्रीमेंट आप करते हो between the parties that the suit should be filed in one of those court not in another, absolutely valid, सेम सेक्शन लगेगा आपका, बराबर। हाँ, ये इन्होंने 23 के हिसाब से भी दिया फर्स्ट वाले का आंसर, वो ठीक है। दूसरा वाला जो अपना एग्रीमेंट है वो एब्सोल्युटली वैलिड है, 2 इक्वल कोर्ट में से आप एक कोर्ट डिसाइड करते हो, तो हमने एक्सेप्शन पढ़ा हुआ है, वैलिड है। एक्स ऑफर टू सेल इज मारुति कार टू वाई, वाई बिलीव करता है कि उसके पास वैगन आर है, दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड वहां पे है नहीं, तो ये एग्रीमेंट भी हमारा एब्सोल्युटली होने वाला है वॉइड। एक्स एक फिजिशियन और सर्जन है, वो एम्प्लॉय करता है वाई को असिस्टेंट, सैलरी 75,000 पर मंथ 2 साल के लिए, और एग्री करता है कि वो इन 2 सालों में अपना प्रैक्टिस चालू नहीं करेगा, वैलिड जाएगा। सर्विस एग्रीमेंट, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के एक्सेप्शन में आपने पढ़ा है, सर्विस एग्रीमेंट में अगर रीजनेबल लगाया जाए तो एब्सोल्युटली वैलिड होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, लगा सकते हैं।
ठीक है। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है बच्चों। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आपको बता देना है, हेल्प एग्जाम्पल अपना शिप वाला एग्जाम्पल वगैरह बढ़िया बता दो। रूल्स लिखे हुए हैं, आपको अच्छी तरह से इसके रूल्स भी पता है बच्चों। आपको मैंने बताया था अगर हैपनिंग पे हो तो क्या करना है, नॉन हैपनिंग पे क्या करना है, दोनों के टाइमिंग्स, और अगर किसी लिविंग पर्सन के आप कह सकते हो कि लिविंग पर्सन के एक्ट पर डिपेंड है ना, तो उस केस के अंदर अगर वो ऐसा उसने कुछ कर दिया जिससे इम्पॉसिबल हो जाए करना, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड हो जाएगा। तो वो सारे के सारे रूल्स आप लोग को समझा देने चाहिए। ये देखो, कोई स्पेसिफाई इवेंट या फिक्स टाइम या एनफोर्सेबल की भी लिविंग पर्सन के किसी एक्ट पर उसने कुछ ऐसा कर दिया कि इम्पॉसिबल हो गया, तो हमारा एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड में चला जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर आता है बच्चों, XYZ ने बोरो किया है 90,000 जॉइंटली L से, और आपको 3 सिचुएशन दिया है। क्या L जो है कैन कंपेल ओनली Y, सिर्फ Y से पूरा 90 ले सकता है? यस ले सकता है, 30 दोनों से ले लेगा बाकियों से। क्या L कंपेल ओनली द लीगल हेयर ऑफ Y टू पे द लोन 90,000? X और Y का डेथ हो गया है, तो X और Y का अगर डेथ हो गया तो Y के लीगल हेयर से ही क्यों लोगे भाई? एल कंपेल ओनली द लीगल हेयर ऑफ द वाई, वो जिंदा था तो ठीक है, उसके अंदर आपको साथ में जो लोग जिंदा है उनके साथ मिलकर के लेना है। वेदर वाई और जेड आर रिलीज फ्रॉम देयर लाइबिलिटी, और एल जो है 12 और एक्स इज रिलीज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू वाई, ठीक है, वाई को बिल्कुल उसने रिलीज कर दिया, एंड जेड फॉर कॉन्ट्रीब्यूट, वाई एंड जेड फॉर, ओके, एक्स ने वाई और जेड को रिलीज कर दिया है। क्या एल ने जब इनको रिलीज किया तो वो लोग मेन एक्स से भी रिलीज हो जाएंगे? क्या नहीं होने वाले अभी। यहाँ पे एक्स के पास में तो राइट है कि वो पैसा रिकवर कर सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया सीधा वेदर, अच्छा क्वेश्चन उल्टा चल रहा है, बाई चांस अगर एल ने एक्स को रिलीज कर दिया है और वाई और जेड पे केस करना चाह रहा है, तो वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे भाई, सब लोग ज्वाइंटली एंड सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने को पता है। पहले वाला यस, एल पूरे 90,000 उससे ले सकता है। सेकेंड नंबर के अंदर जहां पे अनलेस से कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर, जब भी ऐसा कुछ होगा, अगर एक्स वाई और जेड की डेथ हो गई तो लीगल हेयर जो होंगे सबके शैल बी लायबल टू पे जॉइंटली, तो अकेले किसी एक के लीगल हेयर को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हो, कैन नॉट कंपेयर, ठीक है। 44 के हिसाब से 2 और मोर पर्सन ज्वाइंट प्रॉमिस किया और एक को रिलीज करते हैं तो बाकी रिलीज होने वाले नहीं है, उनको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है कि भले आपने 2 को रिलीज कर दिया, ही रिमेन्स लायबल टू पे, वो लायबल होंगे ही होंगे, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इट डज नॉट डिस्चार्ज वाई एंड जेड फ्रॉम देयर लायबिलिटी, ठीक है। वाई एंड जेड रिमेन लायबल टू पे द एंटायर अमाउंट ऑफ 90,000 टू एल, पूरा आप चुकाओगे, ये अपने को ध्यान रखना है। एक्स के लिए तो लायबल नहीं होगा, लेकिन इन 2 के लिए तो होना ही है। सुपर इनिंग इम्पॉसिबिलिटी बच्चों, सेक्शन नंबर 56 आपसे पूछ लिया, एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया। सुपर इनिंग इम्पॉसिबिलिटीज आप लोग जानते हो, जहां कॉन्ट्रैक्ट करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल हो जाएगा। इनिशियल भी हो सकता है, पहले से ही था या सब्सिक्वेंट था, दोनों पॉइंट्स को समझा दीजिए। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया कि मैरिज में एंटर हो रहा है, लेकिन उससे पहले उसकी शादी तो हो रखी थी, तो बट ऑब्वियस है आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल और वॉइड हो गया, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। 22 क्या कहता है, ABCDR 4 पार्टनर्स इन ए फर्म जॉइंटली प्रॉमिस किया 6 लाख रुपया एफ को देने के लिए। अब 2 पार्टनर जो है बी और सी, मींस क्वेश्चन में क्या सीन है, 4 लोग अपने को क्वेश्चन के अंदर दिख रहे हैं यहाँ पे। अरे भाई इसको क्या हो गया, ए बी सी और डी, 6 लाख रुपया इनको देना है, तो हर एक के हिस्से में 1.5 लाख है, मेरे ख्याल से शायद ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया भी हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है बी और सी जो है, बी और सी ये 2 लोग इंसॉल्वेंट हो गए हैं, बी वॉज अनेबल टू पे एनी अमाउंट, कुछ भी नहीं दे पा रहा है, और सी की तरफ से जो है वो 50,000 रुपया जो है वो रिकवर हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका तो पूरा ही लॉस चला गया 1.5 का, इसका लॉस 1 लाख का गया, टोटल 2.5 लाख का लॉस है, 2.5 लाख रुपए का लॉस है, जो दोनों पार्टनर उठा लेंगे 1.25, बचे हुए दोनों 1.25, है ना। तो इतना 275 आई थिंक सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बन जाएगा, ये देखिए 275, और इनमें से भी अगर किसी एक से पूरा ले लिया, ए जो है वो पूरा एफ से लेना चाह रहा है, सॉरी कहाँ गया अभी, ए इज कम्प्लीटेड टू पे टू एफ, तो एफ जो है वो सिर्फ ए से लेना चाह रहा है पूरा, तो ठीक है, ए डी से कितना ले लेगा उसका 275, बट दोनों ने मिलकर चुका दिया, फिर उसका 275 उससे ले लेगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा। ये देखिए टोटल अमाउंट ये जो रिसीव कर लेगा वो 3,25,000, सबका 50,000 इससे ले लिए, 275 उससे अपने को लेने ही, और एक बार सारा इसने चुका दिया, ये अपने को ध्यान में रखना है। छोटा सा सॉल्यूशन है,
5 circumstances जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी। समझिएगा, क्वेश्चन आया तो सब उलझ गए थे और ये क्या होता है भाई, बहुत सीधा सा है। कंसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करने में तुमने पढ़ा हुआ है नोवेशन पढ़ा हुआ है, ऑल्ट्रेशन पढ़ा हुआ है, हाँ रेसेशन पढ़ा हुआ है, रेमिशन पढ़ा हुआ है, वेवर पढ़ा हुआ है। बस ये 5 पॉइंट तुम लोग को यहाँ पे लगा देने चाहिए। 5 लिखना है अपने को, तो जो अपने पढ़े हुए हैं ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन्होंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला, और ये तो हम लोग अपने पॉइंट्स लिखने वाले हैं। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ए का एज 16 साल का है, 50,000 रुपया पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है, उसके बाद में वो मेजर हो जाएगा लेकिन फिर भी पैसा वापस नहीं करता है, केस करना चाह रहा है, नहीं हो सकता भाई। अपने को पता है माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, और मेनली तो वो लगेगा आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी ही कैन नॉट रेडिफाई, है ना। सेक्शन 11 समझा करके बता दो भाई, सीधी सी बात है। ये देखिए, कैन नॉट फाइल अगेंस्ट एक्स फॉर रिकवरी ऑफ लोन, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। J contract to take a cargo for K at foreign port. J's government afterward declare war, start हो गया भाई, outbreak of war, case void, खत्म, impossibility, section 56। ये देखिए, अब आप कहेंगे सर आउटब्रेक ऑफ वॉर, बच्चों वॉर बाद में स्टार्ट हो गई, वर्ड है आउटब्रेक ऑफ वॉर, और बेस्ट पॉइंट इसका इम्पॉसिबिलिटीज वाला जो अपन पढ़ते हैं सेक्शन 56 में वो जाएगा, ध्यान रखेंगे। हाँ, फिर से क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ये तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला अच्छा पोर्शन है, साइलेंट फीचर्स आपको बताने हैं जो भी अपन ने बात की थी, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो वो अपने को लिख देना चाहिए, बराबर। तो यहाँ आकर के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनका वीडियो जो है वो मैं लिंक में डाल रहा हूँ, तो जैसा भी समय मिलता है फटाफट से इन सबको देख करके अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है उसके क्वेश्चंस के साथ में, तब तक तैयारी में लगे रहिए। वीडियो को शेयर करिएगा जरूर, जो भी आपके फ्रेंड्स हो जो फाउंडेशन के अंदर हो उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सके। ऑल द बेस्ट।